आइए सर। देखिए ईएमएफ वर्सेस वी पे आपने रिलेशन डिराइव कर लिया था हमने। अब एक छोटा सा ग्राफ है, फटाफट देख लीजिए। ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मुझे ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना हो, ईएमएफ वर्सेस, यहां से बी हटा दीजिए, ईएमएफ वर्सेस आर का ग्राफ बनाना हो, तो ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। पहले सुन लीजिए सर। बाजार से आप बैटरी खरीद के लाए और उस सिचुएशन में एक्सटर्नल, जब ईएमएफ डिफाइन किया जाता है तो बोला जाता है इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट। जब करंट ड्रॉ ही नहीं कर, जब करंट ड्रॉ नहीं कर रही तो आपका ईएमएफ कैपिटल आर पे डिपेंड नहीं। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल, वो डिपेंड नहीं करता कि, इसलिए ई वर्सेस आर का ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है। आगे नेक्स्ट ग्राफ इज वेरी वी वर्सेस आर ग्राफ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। इसको देखिए सर, वी वर्सेस आर, ई वर्सेस आर में ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। ये वी वर्सेस आर में आपने, अब ये सर्किट है, इंटरनेशनल सेल के अंदर होता है, प्लीज इधर देखना। सेल के अंदर होता है तो सेल के अंदर तो दिखा नहीं सकते, इस सेल के अंदर है इंटरनेशनल। सेल के अंदर तो नहीं दिखा सकते, बगल में दिखा देते स्मॉल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो लोग नहीं। आपको पता है कि जो आई होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? सीरीज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं आर ऑलवेज इन सीरीज। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हमेशा सीरीज में, हमेशा सीरीज में। तो आई होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आई। अब आपका क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, वी होता है ई माइनस आर। ये रिलेशन बिटवीन वी एंड ई होता है, जो लोग लास्ट क्लास में वी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल होता है, थोड़ी देर पहले बताते हैं ई लेता है। तो बैटरी पूरा सप्लाई नहीं कर पाती अपने टर्मिनल के क्रॉस, उससे कम करती है, तो वी ई से कम होता है। कितना कम होता है? आई आर कम। कितना कम होता है? आई आर, आई स्मॉल एंड आई की वैल्यू ऊपर से डाल दी हो, ई अपॉन आर प्लस आर, ये वैल्यू ना आई, ये यहां से डाल। अब यहां से कुछ सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई कि भाई आर को जीरो ले लो। अगर आप आर को जीरो ले, आर जीरो ले तो वी हो जाएगा ई माइनस ई टू आर। आर को जीरो ले लिया और आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ई माइनस ई इंटू आर बाय आर, तो वी भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो आर जीरो है, वी जीरो है, तो यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ। ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। जीरो लेने का मकसद ये था कि वी ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से। दूसरा जो ग्राफ है वो ये बताता है कि आर को बढ़ाते जाओ, आर को बढ़ा दो, आर को बढ़ा दो, आर बढ़ रहा है। आप वी को चेक करना चाहते हो कि वी कितना हो सकता है, वी क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। तो आपने बढ़ाने के लिए आर को क्या ले लिया? इन्फिनिट। आर को क्या ले लिया? आर को बढ़ा रहे हो। अब आपने आर को बढ़ाते बढ़ाते क्या ले, ये समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कहा यार इन्फिनिटी ले। अब आपने इन्फिनिटी जब आर को लिया, समझेंगे, ई माइनस आर, इन्फिनिटी प्लस आर। और इंफिनिटी से कोई भी चीज की, इंफिनिटी तो बहुत बड़ा सा नंबर है, तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी बिकम जीरो। तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। इंफिनिटी जिस भी चीज के नीचे आता है तो वो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो वी किसके बराबर आ गया? ई। तो यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल ई के बराबर आ गया। मतलब ये जो वी है ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो वी भी बढ़। लेकिन अगर आप आर को इंफिनिटी कर देते हो, आर को क्या कर देते हो, आर इंफिनिटी का मतलब है ये लाइन पैरेलल हो जाएगी यहाँ, आर इंफिनिटी हो, आर बढ़ते जा रहा है। लेकिन आर इंफिनिटी में वी मैक्सिमम कितना हो सकता है? ई। वी मैक्सिमम कितना हो सकता है? वी ई से बड़ा नहीं हो सकता। लॉजिक इज दिस ना कि वी ई से छोटा ही। तो आप देखोगे आर को आपने जीरो करा, वी जीरो आया, जीरो लिख के लिखा। आर को इन्फिनिटी करा, जिसको समझ नहीं आया प्लीज ब्लैक बोर्ड में देखिए, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी, जिसके भी नीचे इन्फिनिटी चीज आती है वो क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाती है, तो वी ई के बराबर। तो जब आर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वी किसकी तरफ जा रहा है? ई। तो ई से बड़ा हो ही नहीं सकता, वी ई से बड़ा कोई नहीं। डिस्चार्जिंग सिचुएशन में कभी नहीं होता, चार्जिंग सिचुएशन में होता है, चार्जिंग नहीं पड़ता। तो वी ई से बड़ा नहीं होगा। ब्यूटीफुल ग्राफ। वन मार्कर एग्जाम में कभी कभी वी वर्सेस आर बनाने को आता है, किसी को कुछ लिखना है क्योंकि इन्होंने ये वैल्यूज को डायरेक्ट लिखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो यू कैन एक्सप्लेन दिस पैरेलली, आप लिख सकते हो।
एक दो मिनट ले लीजिए। हाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ईएमएफ। ईएमएफ में बाजार से जो बैटरी लाएगा वो 10 वोल्ट की, वो उसका ईएमएफ। और जो वो सप्लाई कर पाता है वो उसका टर्मिनल वोल्टेज। वो सप्लाई कभी 10 नहीं कर पाता, सप्लाई वो कम करेगा। जो वो कम सप्लाई करेगा अपने टर्मिनल, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। यही बताने की कोशिश हो रही है इतनी देर से। देखिए, लिखिए। अब एक ग्राफ आपको बगल में और दिख रहा है, इसको भी बना रहे। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और ध्यान से समझना। ये मैं रब कर दूं। ठीक है, चलो इस ग्राफ को देखो। कोशिश तो इन्होंने करी है V वर्सेस I बनाने की। अब आप लिखा, ये होता है E माइनस आई। क्या होता है? E माइनस आई से यस और नो। कुछ लोग को इतनी देर में समझ आना आ जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन तीसरी से चौथी बार ब्लैक बोर्ड में लिखी गई है आज। एक दो क्वेश्चन पूछे फिर लिखा, तो शायद ये क्वेश्चन। अब आपको V वर्सेस I का ग्राफ, अब देखिए आप, V वर्सेस I। तो V इज इक्वल टू, इसको आगे लिख रहे हैं IR, और E को ऐसे लिख। अब आप बनाना चाहते हैं V वर्सेस I का ग्राफ। एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं बच्चे, मैथ्स पढ़े हैं, वो याद है। बायो वालों के लिए बिल्कुल नहीं हो। बायो वाले जिनके पास मैथ्स नहीं है, बिल्कुल ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देखो। जिनके पास बायो और मैथ्स नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखो। बिल्कुल ब्रांड न्यू आ गई। अब इसमें एक्स क्या है? आई। एक्स की जगह आई ने ले ली। प्लीज पकड़िए, एक्स की जगह आई ने ली, और वाई की जगह वी ने ली। वाई की जगह किसने ले ली? V। अब इसमें जो एम होता है वो स्लोप। यहाँ पे स्लोप जो आ रहा है, आई के साथ जो लिखा स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? और वो नेगेटिव ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। स्लोप नेगेटिव जो होता है, और स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव के लिए लाइन ऐसी बनती है। स्लोप नेगेटिव की लाइन, ज्यादा मैथ्स बोलूंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई मैथ स्टूडेंट जानना चाहता है। स्लोप नेगेटिव की लाइन इसलिए होती है क्योंकि ये जो एंगल बनाता है ये ऑब्ट्यूज होता है। क्या होता है? ठीक है, अब थोड़ी ज्यादा नहीं बात कर रहा, थोड़ी मोटी मोटी बात करता हूँ अभी की, बायो स्टूडेंट भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ज्यादा बात करूंगा तो बहुत कुछ है इस पे बोलने। ठीक है, मैथ्स भी आती है मुझे, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लिमिटेड बोल। लिमिटेड क्या है, सामग्री देनी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना रहे। वाई की जगह हमारी वी ने ली, और एक्स की जगह हमारी आई ने ली। एम हमारा स्लोप है, स्लोप नेगेटिव ऑफ एच। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ये वाला आपको देगा रेजिस्टेंस। क्या देगा? और स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना, क्योंकि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बना। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव। दूसरी चीज की ग्राफ देखिए यहाँ पे। यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये पॉइंट है आपका एक तरीके से 0, E। क्या पॉइंट है? एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अगर ये बात पॉइंट को समझते, तो अगर आप
यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस आर प्लस ई। अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, आई। क्या है, आई। मजा आएगा आपको, कुछ लोग को सुनकर मजा आएगा जो पकड़ है, क्योंकि एक्स एक्सिस में आई। इस ग्राफ को आराम से थोड़ा थोड़ा करके ना लिखना, अगर सीख पाओ। अगर सीख नहीं पाओगे तो बाद में सीख लोगे क्या, लेकिन आज ही सीख गए तो अच्छा है। ये ग्राफ थोड़ा एडवांस तो है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे इस ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब x कोऑर्डिनेट है क्या, i था, मतलब i को जीरो कर। i जीरो हो जाएगा तो v किसके बराबर आएगा, e। और ये डेफिनेशन होती है, e की डेफिनेशन जिन्होंने नहीं सुनी थी लास्ट क्लास में, e क्या, e बोलता है, ईएमएफ बोलता है, इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉ, व्हेन देयर इज, डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कि भाई आपका जो ईएमएफ होता है वो होता क्या है, वो वी वी होता है, इट इज अ टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन तब होता है जब देयर इज नो करंट, जब करंट ड्रॉ नहीं होती, करंट जीरो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप में से कोई सवाल कर सकता था कि यहाँ पे ई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे करंट ड्रॉन क्या है, जीरो। जब करंट जीरो होती है तो वी किसके बराबर होता है, ई, इसलिए लिखा। तो ये ग्राफ का स्लोप क्या डिनोट कर रहा है, इंटरवल। क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप। स्लोप को भूल गए तो स्लोप को tan थीटा क्या बोलते हैं, यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज होगा। वैसे तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम में तो नहीं ऑब्ट्यूज 1050 10 ये सब नहीं दिया जाएगा, 10 150 10 120 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वहां आपके पास मैथ्स नहीं। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल होता है यहाँ पे। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 से बड़े 180 से छोटे। तो ऐसा कोई एंगल आएगा 120 150 आर मोर फेमस, तो वो एंगल ज्यादा। तो इस ग्राफ को बस जानना है कि v वर्सेस i का ग्राफ बनाना है, तो ऐसे बना। जब आप ईएमएफ ले रहे हो बैटरी का, बैटरी के पास इंटर रेजिस्टेंस है, बैटरी के पास इंटर रेजिस्टेंस है, तो इसमें कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। इसमें लिखने को तो बहुत कुछ है यार, इसमें तो है। पेपर कैसे गया आपका, सॉरी इसमें, हाँ बता रहे। अच्छा, बता तो देते। साइंस पे शायद 26 कुछ कह रहे थे, 30 मार्क्स का पेपर। बता देंगे इसको, ये कम तो नहीं। उनके पास टाइम है कि उनकी कमियों को ठीक किया जा सकता है। अभी आपके पास टाइम कम है कि आपको ज्यादा मेहनत करना। उनके पास तो अभी लॉन्ग जर्नी है, यहाँ पे 9th में आया है तो वो ठीक हो जाए, उसकी टेंशन नहीं। टेंशन आपकी, उसकी नहीं है बिल्कुल टेंशन। क्योंकि 9th में जो बच्चा होता है तो वो सीख जाता है, धीरे धीरे एनवायरमेंट के साथ बैठता है, पढ़ता है। आपको हर चीज पॉइंट पे समझना भी आनी चाहिए, इसके बाद मौका नहीं, 12th खत्म हो बड़े। आई रब करूं, आईएस कितने आते हैं 25 21 गए। हमारे में तो किसी के लिए चलिए, कोई नहीं, अगली बार आएंगे यार।
अभी बहुत सारे पेपर्स दे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। अब सेल्स जो लगते हैं वो सीरीज में लगते हैं और पैरेलल में भी लगते हैं। देखिए सीरीज में जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा है। पहले देख लेना फिगर से। सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ ई, सबका ईएमएफ ई, और सबके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है। तो सेल सीरीज में लगते हैं, जैसे रेजिस्टर सीरीज में लग रहे हैं, ऐसे कह रहा है सेल्स भी सीरीज में लगते हैं। सेल सीरीज में कब लगते हैं फिर सुन लीजिए, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर सेम टर्मिनल लग जाएंगे, सेम नेगेटिव नेगेटिव, तो सेल का ईएमएफ कम हो जाएगा, सेल का ईएमएफ कम, माइनस करना। अब सेल सारे सीरीज में रखे तो इन सीरीज cells are joined end to end so that same current flows through each cell. Suppose we have multiple cells, they are arranged in such a way that the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of other, and then again so on चलता है। तो इफेक्टिव ईएमएफ जो बना, जो इन सब सेल्स को हटा के एक सेल लगा दो, तो E+E+E n सेल से, कितने सेल से, n सेल्स, तो इतने इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, n, क्या हो जाएगा, n। अब इंटर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आर 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 आर, इंटर रेजिस्टेंस भी आर है, तो वहां पे इंटर रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर, क्या हो जाएगा, एन आर। तो आर इफेक्टिव आपका हो जाएगा एन आर, क्या हो जाएगा, एन आर इंटर रेजिस्टेंस हो गया। अब बेसिकली सिचुएशन ये हो गई कि इतने सारे सेल्स को हटा के यहाँ पे जब लगाओगे तो एन ही होगा, और इंटर रेजिस्टेंस को हटा के लगाओगे तो वो एन आर हो जाएगा, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब इतने सारे सेल्स को आप हटा दीजिए, इतने सारे सेल्स को आप हटा दीजिए तो एनी सेल्स हो गए, एनी, और उन सबका इंटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन। और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस पे रहते हैं, सीरीज में, किस पे रहते हैं, वो हमेशा याद रखना, दे आर इन सीरीज, सेम करंट ही जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल, क्या होगा, एन स्मॉल आर प्लस। तो इस सिस्टम में यहाँ पे जब आपको दिख रहा है एक सर्किट मिसिंग है, यहाँ पे बना लीजिए पहले, तो सर्किट नोट्स में नहीं पहले बना लीजिए। बड़े चैप्टर 3 किस किसका होगा, चैप्टर 3 हमारा भी जल्दी हो जाएगा थोड़ा तो सही है, फिर भी टाइम लगेगा। बढ़ो, रब करो, मार्क्स बता दिए तुम लोग, अभी भी नहीं बता, रब करें। अब आप देखिए कि जो करंट ड्रॉन होगा थ्रू द सर्किट वो ये होगा, यानी कि पूरे सर्किट से करंट कितना जा रहा है, एनी अपॉन एन आर प्लस कैपिटल, ये पूरे करंट से, सर्किट से करंट जा रहा है इजी। अब यहाँ पे दो केसेस बनाए जा सकते हैं जबरदस्ती।
कि आर को एन आर से बड़ा कर। अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के एन टाइम से बहुत ज्यादा है, तो आप उसको जब बड़ा कर लेंगे तो एन ई बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये कैपिटल आर को एन स्मॉल आर को यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये इस वाले केस में एन आर को जीरो ले लिया, एन आर को क्या ले लिया, जीरो। ये क्योंकि बहुत कम है, कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, तो बचता आई एन इंटू ई बाय आर। अब जो ई बाय आर है वो बोलते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम वन से, क्या बोलते हैं, एक सेल से जो करंट निकलता है उसको ई बाय आर कहते हैं। फिगर वाइज बोलते हैं, जैसे ये होता है ना ई आई, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक सर्किट के रिस्पेक्ट में बोल देते हैं कि ई बाय आर जो है वो करंट ड्रॉन फ्रॉम क्या है, वन से, आई इज इक्वल टू ई। लेकिन आप इस किस केस में बोल रहे हो जहां पे आप इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हो, वहां पे आप ऐसा बोल रहे हो, करंट ड्रॉप फ्रॉम, ठीक है। इतने लिख लीजिए, आपको एनआर को जीरो ले, कभी भूल जाए फिर एनआर को जीरो अपने यहाँ पे put पड़े। इसमें एक केस हम और बना सकते हैं, उल्टा कर लीजिए, उल्टा आप कर लीजिए कि आर इज लेस देन, एनआर बड़ा हो जाए, एनआर बड़ा हो जाएगा तो आप आर को जीरो ले लेंगे, आप आर को जीरो लेंगे, ये बनेगा, और ये ई बाई क्या आ जाएगा, स्मॉल, ई बाई क्या आ जाएगा, स्मॉल, ठीक है। तो ई बाई ये क्या आ गया आपका, स्मॉल। बस ये है कि दोनों केसेस बनाए, कैलकुलेशन जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको उस पर उस टाइम समझ में आता है। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं आप लोग कि सेल सीरीज में तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो ये लिखिए कि मान लीजिए ऐसा आ गया ई वन और इस तरह से सेल लगा आ गया, तो उस केस में आप सेल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ उनका सब्ट्रैक्शन, इवन माइनस ई टू, मतलब जो बड़ा बड़े से छोटे को माइनस कर दो, बड़े से छोटे को माइनस, एंड तब होते हैं जब अपोजिट पोलैरिटी लगते हैं, तब सीरीज बोलते हैं। इस केस में दे आर नॉट इन सीरीज, उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इस तरीके से ऐसे लिखा गया है क्योंकि जो बड़ा है बड़े से छोटे को माइनस हो सकता है, ई टू बड़ा हो सकता है ई वन, तो वो जिसको ठीक है। अब नेक्स्ट इज इधर देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज आपके जो ई सेल्स लगे हैं वो पैरेलल पे लगे। अब आपके सेल्स जो है वो पैरेलल पे लगे, ये सेम सेल्स है आपके ई इंटरनेशनल स्मॉल आर, ई इंटरनेशनल स्मॉल आर, और ऐसे आपके एन सेल्स लगे हुए, ऐसे आपके एन सेल्स लगे हुए। और आपने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया क्या, ठीक है, एन सेल्स लगे ऐसे पैरेलल। अब जब सेल्स पैरेलल में रहते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, इफेक्टिव ईएमएफ में कोई चेंज नहीं है। लेकिन सेल्स पैरेलल में लगे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल, क्या होंगे, ये पैरेलल तब होते हैं जब करंट अलग ड्रॉ कर। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वन बाय आर इफेक्टिव, ये इंटरनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस,
छोटी छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत बड़ी डेरिवेशन पूरे चैप्टर में नहीं है, पूरे चैप्टर से कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है, क्योंकि कोई डेरिवेशन है ही। चैप्टर 1 2 डोमिनेट करता है चैप्टर डेरिवेशन में, जो आपको दिख रहा है बोर्ड्स में भी। आप थर्ड में कोई डेरिवेशन नहीं है प्रॉपर, अगर आप ध्यान दे रहे हो छोटी छोटी सी मिल रही है, कहीं वैल्यू पुटअप कर रहे हो, कुछ इजी गोइंग चैप्टर। आप एक तरफ से कर रहे हो, हाथ चलता जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा, पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r प्लस 1 अप टू एन, एन सेंस है, एन सेंस है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, एन बाय क्या हो जाएगा, 1 1 1। अगर किसी को ये बात समझ में आती है, 1 1 1 3 बार लिखा है तो 3 हो जाएगा, लेकिन 1 1 1 अगर n बार लिखा है तो क्या हो जाएगा, n। उसका सम को ये n लिख देता है, n बाय। तो r इफेक्टिव क्या हो जाएगा, r बाय क्या हो जाएगा। अब ये सेल का एक सेल लेते हैं, ये हो गया ई इफेक्टिव, जो कि ई के बराबर है। ये हो गया आर इफेक्टिव, जो कि बराबर है आर बाय एन। और ये रहा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ई इफेक्टिव इज ई, आर इफेक्टिव इज ई इफेक्टिव इज ई, आर इफेक्टिव इज आर बाय कैपिटल। अब टोटल, क्योंकि अभी बोला था आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं, सीरीज। तो सीरीज में होंगे तो आर इफेक्ट टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर बाय एन प्लस कैपिटल आर। तो आई हो जाएगा ई इफेक्टिव अपन टोटल रेजिस्टेंस, ई इफेक्टिव तो ई है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर बाय एन प्लस कैपिटल आर होगा। एलसीएम लोगे, एन इधर आ जाएगा, एन ऊपर चले जाएगा, एन ई अपॉन आर प्लस एन स्मॉल। ठीक है, वहां पे एन इंटर रेजिस्टेंस के साथ था, यहाँ पे एन किसके साथ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। उस रिलेशन को ऊपर पेज पलट के देखेंगे तो रिलेशन में चेंज ही है, वहां पे एन एन इंटरचेंज हो गया होगा शायद। इस सर्किट को जरूर बनाइए, याद रहेगा। ये तो याद नहीं रहेगा, सर्किट बना, सर्किट वहां पे वैसे भी है। इसमें भी आप केस बना सकते हो। ये पैरेलल में इसलिए इफेक्टिव ईएमएफ ई रहा, एन सेंस है, लेकिन इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या ई। सीरीज में इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया था, एन ई, 10 टाइम्स बढ़ गया। ये PA2 जिस जिसका होगा वहां पे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल सीरीज, इसमें से कुछ डेरिवेशन पूछता है, इससे जो अगली पढ़ने वाले हो वो आती है, इससे अगली जस्ट।
बड़े क्या इसमें भी आप दो केस बना सकते हो, बनाना चाहो। आज जब कैपिटल एनआर से ज्यादा है, स्मॉल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल से ज्यादा है, तो वहां पे एनआर को आप जीरो ले लीजिए। एनआर को क्या ले लीजिए? जीरो। तो एनआर को जीरो ले लोगे तो यहाँ से कटेगा तो आई आ जाएगा एन ई बाई आर। तो एन हो जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम वन से। ठीक है। अब इस केस में दूसरा केस वही हो जाएगा, एनआर कैपिटल ग्रेटर देन स्मॉलर। तो एन उस केस में आपका स्मॉलर कैंसिल, हाँ, एन कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल। यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पे एन कैपिटल आर है। यहाँ पे सही कीजिए इसे। ये एन कैपिटल आर है क्योंकि स्मॉल आर को जीरो लोगे। ठीक है, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, पी बाय आर, पी बाय। बढ़िया। अब मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यहाँ पे आती है। यहाँ पे टू डिफरेंट सेल्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, अब ईएमएफ बदल लिया। अब देखिए सर, ये इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। मान लीजिए आपके दो सेल्स है, एक E1 इंटर रेजिस्टेंस R1, एक E2 एक इंटर रेजिस्टेंस R। अब ये दो सेल्स है और डिफरेंट ईएमएफ है, एक का E1 है एक का E2। अभी हमने सेम ईएमएफ लिए, अब जो डेरिवेशंस कराई जा रही है यही आपसे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क ये होगा, ब्लैक बोर्ड में करवाई जाएगी कि आज डेरिवेशन डे, छोटी छोटी डेरिवेशन, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है ईएमएफ अलग। अब मान लीजिए पहली वाले से, पहले सुन लिया करो बेटो, बाद में लिखा करो, कुछ लोग तो उसे कॉपी करते हो। यहाँ से आई वन करंट निकल रहा है और यहाँ से आई टू। अब ये डिफरेंट सेल्स पैरेलल पे है, तो इनके बीच में एक चीज सेम होगी, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा? तो पैरेलल में जब होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस से, जब हम लोग ने आइडेंटिकल सेल्स लगाई थी पैरेलल, क्या लगाई थी? तो ईएमएफ सेम था। ईएमएफ क्या था? तो हमने कहा भाई ईएमएफ सबका आइडेंटिकल है ईएमएफ, तो हमने इफेक्टिव ईएमएफ को क्या बोल दिया था? ई। अभी हम इफेक्टिव ईएमएफ निकालने निकले कि ये जो डिफरेंट सेल्स है इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो। वहां पे इफेक्टिव ईएमएफ क्या था? डायरेक्टली ई, क्योंकि वो पैरेलल। और सारे सेल्स क्या थे? आइडेंटिकल। क्या थे? आइडेंटिकल में इफेक्टिव ईएमएफ ई था। लेकिन यहां पे आपका इफेक्टिव ईएमएफ आपको नहीं पता। अब आप कहोगे यहां से करंट निकल रहा है, ये करंट आई हो जाए, क्योंकि आई वन करंट और आई टू करंट यहाँ पे मिलेंगे एंड दोनों को दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आई। तो आई हो जाएगा आई वन प्लस आई। अब पहली सेल्स के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं वी और आर, या आई माइनस आई। ये देखिए फिर यूज हो गया, कितनी बार यूज। वी हो जाएगा ई वन माइनस आई वन आर, क्योंकि इसका ईएमएफ ई वन है, करंट यहां से आई वन निकल रही है, इंटर रेजिस्टेंस आर। दूसरा है V इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर। इसमें से ईएमएफ ई टू है, इसमें से करंट क्या निकल रही है? आई टू। इसका इंटर रेजिस्टेंस क्या है? आर। तो V क्या हो गया? ई टू माइनस आई टू आर। V आ गया। V से I निकाल लेंगे। अब इसको I निकालना है तो सिंपल है, आई वन आर वन उधर ले जाओगे, आई वन आर वन पॉजिटिव हो जाएगा, ई वन माइनस वी। अब ये आर वन नीचे चले जाए तो आई, तो ये सिचुएशन बन जाएगी, आई वन हो जाएगा ई वन माइनस वी बाय आर वन। सिमिलरली आई टू क्या हो जाएगा? ई टू माइनस वी बाय आर। एक बार ये फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए कुछ लिखना है, हाँ, तक।
ठीक है। अब आपने जो I1 और I2 निकाला है, यहाँ से I1 निकाल लिया E1 माइनस बी बाय आर वन, यहाँ से I2 निकाल लिया E2 माइनस बी, फिर बोल रहे हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि सेम है बिकॉज दे आर इन पावर। अब I1 और I2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। I1 I2 आपने पुट किया इस इक्वेशन, मेन इक्वेशन। अब आप देखिए पुट करें आपने इस इक्वेशन, तो I आ गया I1 प्लस I, यहाँ पे देखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में I1 की वैल्यू ऊपर से डाली, I2 की वैल्यू ऊपर से डाली। देखिए अब सारे इधर देखेंगे ब्लैक बोर्ड में प्लीज, इसे सेपरेट कीजिए, E1 बाय R1 माइनस B बाय R1, E2 बाय R2 माइनस B बाय R। सेम फैमिली को एक साथ रखिए, E1 बाय R1 E2 बाय R2 के एक साथ। V वाली फैमिली जो है ये V, इसमें से माइनस V कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय R, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय R, लेकिन प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, R1 R2 इसके पास चले जाएगा, एलसीएम ऐसे लेते हैं जब डिफरेंट वैल्यूज होती है, और इसके पास R1 चले जाएगा। तो ये आता है, यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे तो R2 इधर चले जाएगा, R1 इधर। नीचे क्या हो जाता है प्रोडक्ट, से प्राइम नंबर्स है, तो अगर प्राइम नंबर्स आप देखते हो 1/5 प्लस 1/4 20, तो ये क्या होगा 5 into 4 क्या होगा 4 + 5, ये 4 इधर चले गया, 5 इधर चले गया, और इधर क्या बचा 5 नीचे प्रोडक्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी यही हुआ, R1 R2 का प्रोडक्ट हो गया, R2 इधर चले गया, R1 इधर चले गया, फिर R1 R2 का प्रोडक्ट हो गया, R2 ऊपर चले गया, R1 इधर चले गया। ठीक है, अब ये वाली बात समझ में आई। कुछ लोग को एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, वो जरूर इस बात को भी लिखेंगे जिनको आती है उनको। अब ये आ, अब यहाँ पे एलसीएम लिया, ये इधर चले गया, ये सिचुएशन बनी, v इज इक्वल टू E1 R2 माइनस आई। अब लास्ट सिचुएशन में हमें, ये हमने बना ली सिचुएशन, ये हमारा आई के बराबर है, ये हमारा आई आ। अब यहां से देखिए, ये आई ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप एक स्टेप मिस हो रखा है, एक स्टेप में ना फास्ट किया है, मिस नहीं है। आप इस v को इस तरफ लेके आओ, इस आई को उस तरफ लेके जाओ, तो ये सिचुएशन ऐसी बनेगी जो मैं अब लिख रहा हूँ, v R1 प्लस R2 लेफ्ट साइड लेके चले गए, और E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये आप राइट साइड लेके आई को इधर लेके आओ, आई माइनस हो, गेटिंग, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए और आई को राइट हैंड साइड, आई को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो इट बिकम्स माइनस। अब ध्यान से देखना स्टेप, ये R1 प्लस R2 जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसको लिखूं आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे लिखे E2 R1 अब ये उधर जाके रेसिप्रोकल होगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R, और ये दोनों के साथ जाए, आई के साथ भी जाए, आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इससे क्या होगा, इधर चले गया तो इससे R1 R2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको सिचुएशन जो मिलेगी ये मिलेगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसके बाद वाला स्टेप जो है, ये शिफ्टिंग का स्टेप इन्होंने स्किप करा हुआ है, ये फिर उसके बाद ये वाला स्टेप स्किप है, उसके बाद ये स्टेप आया। तो आप लिख लीजिए इस बात को पहले। वो थोड़ा सा मतलब समझ में तो आ जाएगा जिसको मैथ्स थोड़ा समझते हैं।
हाँ, ऐसे भी है। R1 R2 ऐसे बोलो। ये वाला स्टेप के बाद, इसके वाले स्टेप के बाद यहाँ पे एरो मैंने बनाया है इसलिए कि आपको समझना है स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। वो स्टेप नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि आपने सबसे सबसे पहले तो इसके बाद ये स्टेप आएगा शिफ्टिंग वाला। ये आपका, इसके बाद क्या आ रहा है आपको समझ, E1 R2 + E2 R, इसके बाद ये समझ में पूरा आना चाहिए। इसके बाद आपने इस टर्म को राइट साइड लेके गए, आई वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इस स्टेप के बाद ये आया, इस स्टेप के बाद ये आया, ये इसमें बस मूवमेंट लेफ्ट हुई है, ये लेफ्ट गया, आई राइट गया। उसके बाद आपने क्या करा, R1 + R2 पर R1 R2 को उस तरफ लेके गए, तो ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा उस, तो R1 R2 ऊपर चलेगा, R1 + R2 और दोनों के पास जाएगा, इस टर्म के पास भी जाएगा, आई के पास भी जाएगा। ये फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा है, उसके बाद काटने के बाद आपको दिख रहा है, तो देयर आर टू मेजर स्टेप स्किपिंग इज दिस वन इज स्पीकिंग, स्किप हो गया, ये स्किप हो गया। फिर 5-10 मिनट रह गए, फिर पेपर दे दें, जल्दी करिए। आइए प्लीज इधर देख लीजिए लास्ट, इधर इधर मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये रिलेशन स्किप, दो स्टेप स्किप होने के बाद ये आया। आप लिख ले क्या हो निकालना है आपको, ये निकालना है कि जब दो डिफरेंट सेल पैरेलल में होते हैं तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है, क्या होता है। जब सेम सेल्स पैरेलल पे थे, सेम सेल्स पैरेलल में, तो इफेक्टिव ईएमएफ ई था। जब सेम सेल्स सीरीज में थे तो इफेक्टिव ईएमएफ एन था। लेकिन जब डिफरेंट सेल्स पैरेलल पे लगते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये हो जाती है, तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है। आप ये एक्सप्रेशन लेके आओ, दैट इज कॉल्ड कीस्टन। ये आपका कीस्टन, ये लेके आप। अब V क्या होता है, E - I का क्या होता है इन जनरल। तो आप कंपैरिजन करके कंपेयर करते हो तो आप कहते हो दिस इज योर इफेक्टिव ईएमएफ एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब आपने डिफरेंट सेल्स पैरेलल पे लगाए थे तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल पे थे, इसमें थे पैरेलल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो हर बच्चे को निकालने आता है, दो वाले का। दो वाले का इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 / R1 + R2 शॉर्टकट पे। शॉर्टकट पे नहीं आता तो बड़ा वाला कर लो, 1/R1 + 1/R2 से, ऐसा नो। अब ये दो ऑप्शन, वो तो आपको पता था, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज थी कि जो इफेक्टिव ईएमएफ आया वो ये आया, E1 R2 अपॉन प्लस E2 R1 / R1 + R। तो जब दो डिफरेंट सेल्स पैरेलल में होते तो इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला ये। इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो तो आपको ऑलरेडी पता। तो ये सबसे बड़ा बॉक्स फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना था, लिख अब लिखिए, टू डिफरेंट सेल्स पैरेलल।
मैंने, अब जरूरी नहीं है दो डिफरेंट सेल्स पैरेलल, एन डिफरेंट सेल्स भी पैरेलल में हो सकते हैं। अगर आपके, अब ये एक चीज सिखाता है कि मान लीजिए आपके एन डिफरेंट सेल्स पैरेलल, कितने, एन, तो उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, अगर एन डिफरेंट सेल्स पैरेलल में है तो ये होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला। और एन डिफरेंट पैरेलल में है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट तो ये हो, ये इशू नहीं है। यहाँ पे देख, अब ये फॉर्मूला एक बच्चे ने याद कर लिया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस ये एन डिफरेंट सेल्स पर, इसको मास्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं कुछ जगह। अब आपको दो सेल्स के लिए लगाना है, कितने के लिए लगाना है, दो सेल्स, तो दो सेल्स के लिए लगा लो। इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, आराम से तो देख लेना, इंटू आर इक्वल हो जाएगा। अब एलसीएम लेना, E1 R2 प्लस E2 R1, E2 R1, R1 R2 से यस और नो, और आर इक्विवेलेंट दो सेल्स है तो दो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट शॉर्टकट वाला लगाओ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 से R1 R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R। तो आपने इस मास्टर फॉर्मूला से भी इसी फॉर्मूले को डराई, तो मास्टर फॉर्म, क्योंकि वो तो आपने दो डिफरेंट सेल्स के लिए करा, तीन भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी, पांच भी, दो के लिए तो डिराइव कर, वो अलग केस, तो डिराइव करने को PA2 में दे भी देता है, लिख देना ऊपर दे भी देता है, लेकिन जरूरी नहीं है दो चार हो पांच हो। तो चार पांच के लिए आपको यहाँ पे अगर तीन होगी तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इंटू प्लस E3 बाय, और आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, उसमें लंबा जाएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय, अलग से निकाल के यहाँ पुट, दैट इज योर पार्ट। तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है, इन डिफरेंट सेल्स इन पार्ट, लिख लीजिए सर। होमवर्क लिखना, डेरिवेशन सबको एक एक बार करके आप, किसी को करेक्शन करानी होगी तो वो पेपर लेके आएंगे, बिना पेपर कोई आएगा